अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। उस घर की सफाई करने के बाद भी क्या आपका घर भी बारिश में गंदा और मैसी बहुत जल्दी लगने लगता है? और अगर लगने लगता है तो आज मैं अपने घर के 5 ऐसे हिडन एरियाज डीप क्लीन करने वाली हूँ जिन्हें कि हम लोग अपनी डेली की सफाई में ना भूल जाते हैं। रोज़ के कामों में हम उनको इंक्लूड नहीं कर पाते थी ना। मैं यहाँ पे आप लोग के साथ बिफोर एंड आफ्टर लुक भी शेयर करूँगी। तो बिफोर आप लोग देख सकते हैं और फिर क्लीनिंग के बाद का आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छा लुक निकल कर आता है और कितनी अच्छे से सफाई हो जाती है, जो कि शायद हम लोग डेली बेसिस पे इन एरियाज़ को क्लीन नहीं कर पाते। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पे सबसे पहला जो कॉर्नर है वो है सोफ़े के नीचे और पीछे का कॉर्नर। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की है डीप क्लीनिंग की मॉनसून की, तो वो सोफ़े से स्टार्टिंग की है, क्योंकि डेली बेसिस पर जब भी हम लोग झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं ना, तो सोफ़े के नीचे या पीछे का एरिया जो होता है वो हम लोगों से डेली बेसिस में छूट जाता है। और बारिश के टाइम पे ना यहाँ पे डस्ट और मॉइस्चर बहुत जल्दी ही एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर अजीब सी स्मेल भी आने लगती है और वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि सोफ़ा हटाने के बाद ना किस तरह से फ़र्श पे ना डस्ट वगैरह भी लगी हुई थी, और साथ ही ना बच्चे खा पी के रैपर वगैरह उड़ के ना सोफ़े के नीचे चले जाते हैं। तो अच्छे से तो पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना मॉप कर दूँगी, यानी कि मॉपिंग कर दूँगी। साथ ही ना जो भी डेकोर आइटम्स होते हैं तो लगे हाथ उनकी भी हम इसी टाइम पे ही डस्टिंग कर देंगे। कॉर्नर में रखे अक्सर डेकोर आइटम्स भी हम लोगों से छूट जाते हैं, जिनके डेली बेसिस पे डस्टिंग नहीं हो पाती। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो भी लूज़ डस्ट थी ना वो मैंने हटा दी है, वाइप कर दिया। उसके बाद आती है बारी पोंछे की, तो पोंछा लगा दिया और आप लोग देख ही सकते हैं कि फ़र्श जो है वो कितना क्लीन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सोफ़े की अच्छे से डस्टिंग भी कर दूँगी। तो ब्रसल वाले ब्रश से ना मैंने यहाँ पे सोफ़े को अच्छे से झाड़ दिया था, जो कि खाने के या फिर धूल मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह गिर जाते हैं ना, तो वो सारे हट जाएंगे। और बस फिर यहाँ पे मुझे नॉर्मली इसकी जो चादर है वो लगानी है, पिलो वगैरह सेट कर देने हैं। इतना करने भर से ही, यानी कि जब पीछे की हमने जो डस्टिंग वगैरह कर दी, अच्छे से क्लीनिंग कर दी, तो सोफ़े का लुक आप लोग देख सकते हैं कि कितना फ्रेश और अच्छा लग रहा है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि बिफ़ोर क्या लुक था और आफ्टर यहाँ के क्लीनिंग करने के बाद कितने अच्छे से इसकी सफाई हो गई है और कितना बढ़िया ये फ्रेश लुक दे रहा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड हिडन एरियाज़ की तरफ। तो वो आता है हमारे किचन। किचन के कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो कि हम लोग डेली देख तो रहे होते हैं, लेकिन क्लीनिंग उनकी नहीं कर पाते। जैसे स्टोव के नीचे का हिस्सा, उसके पीछे का हिस्सा और जो उसके पीछे वाली वॉल होती है ना वो, तो इन एरियो पे ना खाने पीने की जो चिकनाई होती है, छींटें वो चली जाती हैं। और साथ ही ना यहाँ पे नमी और मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है, ख़ास करके ना बारिश के टाइम पे। तो बस आपने ना इन एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है और यहीं से ना एक अजीब सी स्मेल भी पैदा होने लगती है हमारे किचन में, जो कि फिर काम करते वक्त ना हमें इरिटेट फील हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने गैस स्टोव को हटाया, उसके बाद फिर यहाँ की मैं क्लीनिंग करने लगी। अच्छा, जो भी डस्टिंग वगैरह थी तो पहले तो मैंने इसको अच्छे से वाइप कर दिया था। उसके बाद जो वैसी डस्ट रह जाती है ना, तो उसको मैंने यहाँ पे स्क्रबर की हेल्प से कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे जो गैस स्टोव है वहाँ पे भी चाय फैल गई थी, तो उसके जलने का निशान था। और साथ ही ना मुझे पीछे के एरिया को भी अच्छे से क्लीन करना था। तो मैंने स्क्रबर में लगा लिया साबुन और अच्छे से इसको बढ़िया तरीके से स्क्रब कर दिया। तो जो भी चिकनाई और डस्ट वगैरह थी ना वो सारी हट गई। और अब मैं यहाँ पे ना अपना जो एक हैंकी है, यानी कि टॉवल माइक्रोफाइबर की, तो सबसे पहले उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और इसको मैं टॉवल को 2 से 3 दफ़ा धो के, यानी कि वॉश करके, और इस पे मैं वाइप कर दूँगी, तो जिससे कि साबुन वगैरह अच्छे तरीके से यहाँ से हट जाए। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो एरिया होते हैं ना वो डेली बेसिस की क्लीनिंग में हम लोग इनको नहीं देख पाते, तो अक्सर करके ये एरिया हमसे छूट जाते हैं। और बारिश के टाइम पे ना यहाँ से ना एकदम अजीब सी स्मेल आने लगती है।
तो बस सबसे पहले मैंने पीछे का जो हिस्सा था उसको क्लीन कर लिया। अगर आपका गैस स्टोव हटने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको कुछ डर लग रहा है तो फिर आराम से वहाँ के एरिया की क्लीनिंग करें, और अगर आराम से हट सकता है तो फिर बढ़िया तरीके से आप उसको पूरे तरीके से हटा के क्लीनिंग कर सकते हैं। लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि क्लीनिंग करने के बाद गैस स्टोव के नीचे और आजू बाजू से तो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है और चिकनाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही ना अब हमारे किचन से स्मेल भी नहीं आएगी। हैं घर के तीसरे हिडन एरियाज़ की तरफ, वो है बेड। बेड के नीचे की जो सरफेस होती है ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। ये ऐसे कॉर्नर हैं हमारे घर के जो कि देखने में तो साफ़ सुथरे लगते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इनके नीचे की सरफेस और इनके पीछे की जो सरफेस होती है ना, अक्सर करके ये चीज़ें यहाँ हम लोगों से छूट जाती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ना बहुत सारी डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे करके बहुत सारा कचरा भी यहाँ पे जमा हो जाता है। कभी आप लोग बिफोर लुक देख सकते हैं कि नीचे फर्श पे कितनी डस्ट वगैरह है और बेड के नीचे की सरफेस पे ना कितने पैकेट और फिर डस्ट इकट्ठी हो गई है। तो यहाँ की अब हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लीनिंग से पहले ना जो भी सामान आप लोग बेड के नीचे डंप कर देते हैं ना, तो उनको आप लोगों ने बाहर निकालना है और साथ ही ना फिर क्लटर भी करना है, यानी कि डिक्लटर भी करना है सामान का। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है या फेंकने लायक सामान उसको ना आप लोग डिस्कार्ड कर दें, कचरे में डाल दें, बाहर फेंक दें। उसके बाद फिर बारी आती है कि जो भी सामान है उसको बाहर रख दें और फिर हम यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू के बाद ना फ़र्श की हमें मॉपिंग करनी है, जिससे कि झाड़ू के बाद जो भी हल्की फुल्की डस्ट रह जाती है ना, तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। आप लोग देख ही सकते हैं कि झाड़ू लगाने से ही जितना बेड के नीचे कचरा था ना, वो मैंने सारा निकाल लिया है। उसके बाद पूरे रूम की अच्छे तरीके से मैंने ब्रूमिंग की और अब यहाँ पे बारी आती है मॉपिंग की कि अच्छे से मैं मॉपिंग भी कर दूँगी। उसके ना हमें यहाँ इस फ़र्श को अच्छे से सुखाना है, तो बस मैंने चला दिया था पंखा और पंखे से ना जो भी नमी है, मॉइस्चर है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और फ़र्श जो है वो हमारा अच्छे तरीके से सूख जाएगा, क्योंकि बेड के नीचे का एरिया थोड़ा सा गीला है क्योंकि वहाँ पे हमने मॉपिंग की है। तो बारिश के मौसम में हमें किसी भी एरिया में मॉइस्चर या फिर नमी वगैरह नहीं छोड़नी है। पंखा चला दिया है, फ़र्श जो है वो हमारा अच्छे तरीके से सूख जाएगा और अब बारी आती है बेड की डस्टिंग वगैरह करने की। तो बेड की डस्टिंग के बाद ना मैंने यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से उठा के पहले झाड़ा, झाड़ने के बाद फिर मैंने दोबारा यहाँ पे इसकी टकिंग कर दी और जो भी पिलो वगैरह मुझे सेट करने थे वो मैंने सेट कर दिए। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बेड का क्या लुक है और साथ ही ना फ़र्श कितना फ्रेश लग रहा है, नीचे का एरिया भी कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो फ़र्श ना हमारा पूरे तरीके से सूख गया था, तो अब जो भी सामान मैंने यहाँ से निकाला था तो वो मैं वापसी यहीं पे रख दूँगी। अच्छा, बेड के नीचे मैं ज़्यादा कोई सामान नहीं रखती, नॉर्मली मेरा वेट स्केल रहता है और यहाँ पे ना 2 मैट हैं जिन्हें कि मैं फ़ोल्ड करके बेड के नीचे ही लगा देती हूँ। चलते हैं हिडन फोर्थ एरियाज़ की तरफ, और ये एरिया हमारी होती हैं विंडो। विंडो भी इस टाइम पे यानी कि बारिश के समय में मॉइस्चर की वजह से जो लकड़ी होती है ना वुडन की, उस पे फफूंद वगैरह या फिर ब्लैक जो फंगस होती है ना वो आ जाती है। धूल मिट्टी यहाँ पे बहुत जल्दी इकट्ठी होने लगती है। तो इस टाइम पे ना हमें विंडोज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कर्टन्स वगैरह पे भी फुली ध्यान देना है। विंडो पे हल्की फुल्की डस्ट है तो नॉर्मली आप लोग उसे वाइप कर सकते हैं सूखे कपड़े से या फिर कॉलिन की हेल्प से भी। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, जैसे कि अंदर की विंडो तो मेरी साफ़ सुथरी थी, तो उस पर नॉर्मली मैंने वाइप कर दिया कॉलिन की हेल्प से, और ये बाहर वाली जो विंडो है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, इस पर ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट भी पड़ गए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ना वॉश कर दूँगी। तो अगर आपकी कोई विंडो ऐसी है जो कि वॉशेबल है तो आप उसको वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद ना फिर जैसे कर्टन वगैरह भी आपने चेक करने हैं कि अगर उन पे डस्ट वगैरह इकट्ठी हो गई है या फिर वो ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो टाइम टू टाइम आपने कर्टन को भी अच्छे से वॉश करना है। उनके टाइम पे ना हो सके तो आप अपनी विंडो को खुला रखा करें, क्योंकि घर में वेंटिलेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग घर को बंद रखेंगे ना हमेशा, तो फिर घर में मॉइस्चर ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से फिर हमें क्लीनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो वेंटिलेशन के एरिए को भी आप लोग साफ़ सुथरा रखें और थोड़ा सा खुला रखें। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि विंडो किस तरह से गंदी हो रही थी और वॉश करने के बाद कितनी अच्छी उनकी रंगत निकल कर आई है।
मेरा फिफ्थ और लास्ट कॉर्नर बालकनी या फिर प्लांट्स का एरिया है। कहने को मेरे पास कोई बालकनी नहीं है, लेकिन मैं इस एरिया को एज अ बालकनी ही यूज़ करती हूँ। छोटा सा स्टैंड रख रखा है और उसके ऊपर ना ये बड़ा सा मैंने मनी प्लांट का पॉट रख दिया है। तो ये इतना भारी है कि मैं इसको आए दिन नहीं उठा पाती हूँ और इस एरिया की क्लीनिंग भी मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पाती। बारिश के टाइम पे हम यही ऐसे कॉर्नर होते हैं जिन्हें कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग देख ही सकते थे कि पहले इस कॉर्नर की क्या हालत हो रही थी। साइडों से भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह इकट्ठी हो रखी थी और लीव्स कुछ ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने पौधे की लीव्स वगैरह जो थी वो हटा दी। उसके बाद अब बारी आती है कॉर्नर की। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से इसको स्क्रब कर दूँगी। और अच्छा, मेरे पास ना एक क्लीनर है फ्रेशो के नाम से, जो कि बाथरूम टाइल्स वगैरह और फर्श को अच्छे से क्लीन कर देता है। कोई भी अगर दाग धब्बे होना तो ये बढ़िया तरीके से उसको हटा देता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी हेल्प ली और अच्छे तरीके से जो भी टाइल्स वगैरह थी ना उनको क्लीन किया और उसके बाद फिर वॉश कर दिया। तो ये एरिया देखने में इतना फ्रेश लगने लगा था, बहुत ज़्यादा। आप लोग देख ही सकते हैं कि पहले इस एरिया की क्या हालत थी और अब क्लीनिंग करने के बाद इस एरिया की क्या हालत है। मानसून डीप क्लीनिंग 5 हिडन एरियाज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर किए, जिनका बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों लुक आप लोग के साथ शेयर किए हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि बिफ़ोर एंड आफ्टर में कितना डिफरेंस आया है टाइल्स वगैरह फर्श पे। और जो चीज़ रखी हुई थी तो क्लीनिंग से पहले इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जितनी कि क्लीनिंग के बाद ना उसमें 4 चाँद लग गए। तो मानसून के टाइम पे ना हमें कुछ ऐसे एरियाज़ अपने घर के होते हैं जो कि देखने पड़ते हैं, जो हम लोग डेली बेसिस पे क्लीनिंग में नहीं कर पाते। लोग देख ही सकते हैं कि फ़र्श को क्लीन करने के बाद उसका जो पानी था उसको हटाने के बाद ये छोटा सा एरिया कितना फ्रेश और पीसफुल लग रहा है। आज मैंने अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग नहीं की, बल्कि उन 5 एरियाज़ पर ध्यान दिया है जो कि डेली क्लीनिंग में छूट जाते हैं अक्सर करके। हर दिन अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें घंटों लगने की ज़रूरत नहीं है। हॉनेस्टली अगर यही काम हम लोग धीरे धीरे डेली बेसिस पे करते रहेंगे ना, तो हमारा घर इतना गंदा नहीं लगेगा, बल्कि कम वक्त में हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। ऐसे ही छोटे छोटे हिडन एरियाज़ को आप लोग टाइम टाइम पर क्लीन करते रहिए और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहने वाला है। मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात से ज़्यादा मिलता है कि घर साफ़ रहने की बजाय ना थोड़ा सा पीसफुल भी फील करने लगता है। एक घर में ऐसे कौन से कॉर्नर हैं जो कि सबसे ज़्यादा गंदे हैं? सोफ़े के नीचे, बालकनी या फिर बेड के नीचे? मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरे रियलिस्टिक होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।